Welcome students. Today we are going to start new topic sneezing. ठीक है, तो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्नीजिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्नीजिंग का मतलब होता है छींक आना। हम लोग देखते हैं कि हमारे जो नाकों में कुछ भी या हम कोई भी डस्ट पार्टिकल के जगह पर जाते हैं तो हमारे नाकों में जब कुछ घुस जाता है, ठीक है, तो उस दौरान हमें क्या होता है, छींक लगती है। तुम लोग देखे होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल है वहाँ पे छींक आती है, फिर जहाँ पर धुआं रहता है वहाँ पर छींक आती है। तो ये जो छींक आती है तो हमें क्यों आती है उसका भी हम लोग अभी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो देखो, स्नीजिंग छींक आना जिसको हम लोग स्नीजिंग रेफर टू द रिफ्लेक्स एक्शन अकॉर्डिंग द ड्यू टू कॉमन कोल्ड। देखो, छींक ज़्यादातर ठंडा के दिनों में आती है। अब किस किस कारण से आती है, तो देखो, स्नीजिंग रेफर टू द रिफ्लेक्स एक्शन अकॉर्डिंग ड्यू टू कॉमन कोल्ड। साधारण से यदि ठंडा लगती है तो उसमें छींक स्टार्ट होती है। फिर कोई भी फ्लू होता है, ठीक है, कोई भी फ्लू होता है तो छींक आता है। और ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल कॉजिंग इरिटेशन इनसाइड द नोज, ठीक है। या तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे एयर के साथ, वो यदि नाक में घुस जाते हैं तो फिर भी हमें छींक आती है, ठीक है। ये देखो, ड्यू टू इनहेलेशन फॉरेन पार्टिकल, फिर फ्लू और कॉमन कोल्ड, ये तीन। ये यानी साधारण से यदि हमारे बॉडी में ठंडा पड़ गया तो भी हमें छींक आना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी फ्लू, यदि हम लोग किसी भी तरह का फ्लू स्टार्ट हो जाता है हमारे शरीर में, किसी भी तरह का फ्लू होता है हम लोग का, तो छींक आता है। और जो कॉमन कारण होता है वो इनहेलेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल कॉजिंग इरिटेशन इनसाइड द नोज, ठीक है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हम लोग का एयर के साथ क्या डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं, तो उसके दौरान भी हम लोगों का छींक आती है, ठीक है। दूसरा, the air which breathe in consist of many foreign particles including smoke, जो तुम लोगों को पहले ही मैंने बता दिया, ठीक है। क्या है इंक्लूडिंग पार्टिकल्स के रूप में, देखो यहाँ पर स्मोक एंड डस्ट पोलन, ठीक है, ठीक है। क्या है consist of many foreign particle including स्मोक। यदि धुआं लग जाता है हमारे नाकों में, सांस लेते लेते हम धुआं जगह में चले जाते हैं तो भी हमें क्या करना आता है, छींका स्नीजिंग होती है, ठीक है। फिर डस्ट, धूल जहाँ पर ज़्यादा रहता है वहाँ भी छींक आती है। फिर पोलन, पोलन क्या होता है, पोलन एक तरह का पाउडरी फॉर्म ऑफ जो बहुत सारे जहाँ पर फ्लावरिंग होता है, ठीक है, यानी जहाँ पर फूल का ये किया जाता है, खेती किया जाता है, तो वहाँ जो फूलों में जो पोलन होते हैं, ऊपर में जो पाउडर टाइप का फॉर्म होता है, ठीक है, वो यदि उड़ने लगते हैं, ठीक है, वो कब होते हैं, ज़्यादातर पोलन पोलन हमारे नाकों में तब जब हम गार्डन वार्डन में जाते हैं और वहाँ पर फूल यदि सूख गए हैं, ड्राई हो गए हैं, तो वहाँ का पोलन इधर उधर उड़ने लगते हैं। उस कंडीशन में हम लोगों का पोलन का नाकों में घुसने के कारण भी क्या होता है, स्नीजिंग होती है, ठीक है। व्हाइल ब्रीथिंग इन, जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। मेनी फॉरेन पार्टिकल इंटर द नॉस्ट्रिल, तो बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, वो क्या नॉस्ट्रिल में घुसते हैं एंड गेट्स ट्रैप्ड इनटू द एयर प्रेजेंट इन द नसल कैविटी। तो हमारे जो नोज में नॉस्ट्रिल में है, यहाँ पर हेयर है, तो उसके कारण नसल कैविटी में जाके जब वहाँ पर चिपक जाते हैं, और नॉस्ट्रिल का जो हेयर होते हैं, ठीक है, उसमें जब पूरा रोक नहीं पाते हैं तो वहाँ पर जाकर घुस जाते हैं, तो वहाँ पर नसल कैविटी, देखो, nostril and gets trapped the hair in the nasal cavity के द्वारा वहाँ चिपक जाते हैं, ठीक है। तो उस दौरान वहाँ पर हमें छींकाना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देखो नोज है, यहाँ पर हेयर इन नॉस्ट्रिल, नाकों में हम लोगों का ये है, क्या है, हेयर है, छोटे छोटे बाल। तो देखो फॉरेन पार्टिकल्स इन एयर, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, ये क्या करते हैं, जब यहाँ पर घुसते हैं तो ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं फॉरेन पार्टिकल, वो क्या होते हैं हमारे हेयर में, क्यों, ह्यूमिडिटी, देखो जब हम एयर की सांस लेते हैं तो हमारे नॉस्ट्रिल में घुसते घुसते उसमें ह्यूमिडिटी, आर्द्रता आ जाती है, थोड़ा सा आर्द्रता आने लगती है, ठीक है, वाटर वेपर टाइप का बनता है। तो उसके चलते जितने भी ये जो पार्टिकल्स होते हैं सब यहाँ पर चिपक जाते हैं। तब जाके हम लोग जब अपना मुंह चेहरा धोते हैं उस समय देखते हैं हमारे वहाँ गंदा बहुत निकलता है। तो कारण यही सब होता है। तो देखो ये मेरे नोज, ये हमारा नॉस्ट्रिल का जितने भी फॉरेन पार्टिकल किस तरह से चिपकता है उस चीज़ को दिखाया गया है, ठीक है। अब आगे देखो, देखो while some particles gets trapped in the hair, कुछ पार्टिकल ट्रैप करके हेयर के द्वारा, और some many event passes through
देम एंड कॉज इरिटेट इन इनर लाइनिंग ऑफ द नसल कैविटी। देखो तो जितने भी हम लोग जान नहीं पाते हैं कि कितना हमारे नॉस्ट्रिल में जो फॉरेन पार्टिकल घुस गए, ठीक है, तो उसमें से जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सभी पार्टिकल को जो नॉस्ट्रिल का हेयर होता है ना वो रोक नहीं पाते हैं। कुछ कुछ जो पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, नसल कैविटी में, और नसल कैविटी में चले जाने के कारण वहाँ पर जो एयर पाइप जो होता है वहाँ पर क्लियरली एयर का ब्लो नहीं करता है, और वहाँ पर जाके नसल कैविटी में जाके चिपक जाते हैं, जिसके कारण हमें इरिटेट फीलिंग होने लगती है और हमें छींक आने लगती है, ठीक है। दिस इरिटेशन रिजल्ट इन स्नीज, और उसी प्रकार जो इरिटेशन का रिजल्ट होता है और उसी इरिटेशन रिजल्ट के कारण हमारे स्नीज होती है यानी छींक आती है। एक्सपेल आउट द डर्टी फॉरेन पार्टिकल दैट इंटर्ड द कैविटी। तो जितने भी डर्टी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नसल कैविटी, देखो इनसाइड द नॉस्ट्रिल के अंदरूनी भाग में है क्या, नसल कैविटी, वहाँ पर चले जाते हैं और उस तरह से हमें छींक आती है। थस द ओनली क्लीन एंड प्योर एयर इंटर द बॉडी। तो सबसे पहले देखो हमारे नॉस्ट्रिल के हेयर होते हैं वहाँ पर वो चीज़ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, उसके बाद जाके नसल कैविटी में चिपक जाते हैं, उसके बाद जो प्योर एयर होता है वो हमारा ब्रेथ के रूप में लंग्स तक चले जाते हैं। लेकिन जो नसल कैविटी में चिपक जाते हैं जिसके कारण हमें छींक आने लगती है। तो इस तरह से हम लोगों का स्नीजिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। क्या पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेशन इन एनिमल, ठीक है। रेस्पिरेशन इन एनिमल, रेस्पिरेशन इन एनिमल में पहला जो है रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। पहला पॉइंट क्या है, देखो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल का पहला जो पॉइंट है वो है रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। इस प्रकार कॉकरोच रेस्पिरेशन, कॉकरोचों में किस प्रकार रेस्पिरेशन होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला ये देखो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ये हम लोग का टॉपिक है, उसमें से पहला जो है रेस्पिरेशन इन कॉकरोच, ठीक है। क्या है, रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। देखो रेस्पिरेशन इन कॉकरोच ये हम लोगों का पहला पॉइंट है। तो देखो कॉकरोच इज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डैम्प एरियाज, ठीक है। तो देखो पहला जो हम लोग का है रेस्पिरेशन इन कॉकरोच, पहला पॉइंट में देखो कॉकरोच इज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डैम्प एरियाज। तो हम जानते हैं कि कॉकरोच क्या है, एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है जो फाउंड इन डैम्प एरियाज, जो अंधेरा टाइप का एरिया, और ये प्रायः घरों में ही कॉकरोच पाया जाता है। तुम लोग देखे होंगे अपने घरों में जहाँ पर डैम्प एरिया होता है, जहाँ पर अंधेरा होता है, वैसे जगह में जहाँ पर थोड़ा कुछ वस्तुएं ऑब्जेक्ट्स रखे हुए होते हैं, वैसे एरिया में डैम्प एरिया में क्या पाए जाते हैं, कॉकरोचेज पाए जाते हैं, और वो एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। पॉइंट नंबर 2 देखो, इट इज एन ओमनिवरस इंसेक्ट फीडिंग ऑन फाउंड ग्रेन्स, ठीक है। ये क्या है, पर इट इज ए ओमनिवरस, ठीक है, ओमनिवरस इंसेक्ट फीडिंग ऑन फूड गेन्स। It is an omnivorous insect feeding on food, grain, cereals and other animals। तो कॉकरोच क्या है, ओमनिवरस है, ठीक है। तो उसका फूड के रूप में क्या लेते हैं, ये फूड ग्रेन लेते हैं, सीरियल्स लेते हैं और अदर एनिमल्स, छोटे छोटे जब एनिमल्स डेथ भी कर जाते हैं तो उसको भी वो खाने लगते हैं। तो कॉकरोच का ये काम है, ठीक है। तो क्या है, एक प्रकार का ओमनिवरस ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट फीडिंग, और फूड के रूप में वो क्या लेते हैं, ग्रेन्स लेते हैं, सीरियल्स लेते हैं और कुछ छोटे छोटे एनिमल्स। दे कैन कंज्यूम एनी ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, दे कैन कंज्यूम एनी ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, एक कार्बनिक मैटर के रूप में वो कंज्यूम करते हैं। तो तुम लोग
कॉकरोच का लेबल डायग्राम बना लोगे, ठीक है। ये देखो कॉकरोच इस तरह से होते हैं। अब कॉकरोच का इनसाइड इस तरह से होता है। मान लिया कि कॉकरोच का जो ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, ठीक है, वो स्पायरिकल है, उसको हटा देने के बाद कॉकरोच इस तरह से दिखते हैं। देखो ये इसके ये जो साइड में होते हैं उसको स्पायरिकल होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेकियल ट्रैंक बोलते हैं। देखो यहाँ बीच में जो दिया हुआ है इस तरह से तो ट्रेकियल ट्रैंक, और ये हम लोगों का तीसरा जो दिया हुआ है देखो सेरस, इसको बोलते हैं सेरस, ठीक है। तो कॉकरोच को तुम लोग बना लेना है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज नेटवर्क ऑफ ट्रेकी नॉन एज ट्रेकियल सिस्टम। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज नेटवर्क ऑफ ट्रेकी नॉन एज ट्रेकियल सिस्टम। तो ये देखो ट्रेकियल सिस्टम का डेफिनेशन, ठीक है। तो ट्रेकियल सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज नेटवर्क ऑफ ट्रेकी, यहाँ पर देखो ट्रेकी ये वाला सब ट्रेकियल ट्रॉन्ग इधर इससे जो आगे निकलता है ऐसे ऐसे, वो सब हम लोगों का ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है, नेटवर्क रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा होता है, ठीक है। दे रेस्पियर थ्रू द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पायरिकल। देखोगे जब वो लोग सांस लेते हैं तो स्पायरिकल ओपन होता है उन लोगों का। दे रेस्पियर थ्रू द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पायरिकल, ठीक है। वो मतलब रेस्पिरेशन के दौरान थ्रू द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पायरिकल, दीज ओपनिंग आर रेगुलेटेड बाय द मस्कुलर स्फिंक्टर, ठीक है। तुम लोग देखो तो दीज ओपनिंग आर रेगुलेट, और वो हमेशा ओपनिंग रेगुलेट करते हैं दे एंड मस्कुलर स्फिंक्टर्स, ठीक है। दे ब्रेथ इन ऑक्सीजन, ठीक है, रिच एयर, ठीक है। दे ब्रेथ इन ऑक्सीजन रिच एयर थ्रू द स्पायरिकल व्हिच ओपन इनटू द ट्रेकियल ट्यूब, ठीक है। तो द ब्रेथ इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ब्रेथ रिच एयर थ्रू द स्पायरिकल के थ्रू ये क्या करते हैं, ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, व्हिच ओपन इनटू द ट्रेकियल ट्यूब, और उसका ट्रेकियल ट्यूब क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। देखो ट्रेकियल ट्यूब वहाँ पर दिया हुआ है। एयर गेटिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द कॉकरोच, तो किस तरह से कॉकरोच के बॉडी में एयर घुसता है उसी के बारे में दिया हुआ है तुम लोगों को। कॉकरोच थ्रू द स्पायरिकल, ठीक है। ये देखो इस तरह से जाता है, यहाँ पर है देखो स्पायरिकल ट्यूब, जो इसका बॉडी के ऊपर में जो चित्र बनाया हुआ है देखो यहाँ पर, ये देखो स्पायरिकल, ठीक है। ये क्या है, ये है देखो स्पायरिकल, ठीक है। उस स्पायरिकल ट्यूब को वहाँ से निकाल के उसको जूम करके दिखाया गया है किस तरह से स्पायरिकल ट्यूब होता है। देखो यहाँ पर ये होता है स्पायरिकल ट्यूब इस तरह से, और यहाँ पर होता है ट्रेकी, ठीक है। फिगर ऑफ ट्रेकी, ये ट्रेकी का फिगर है। इस फिगर को भी तुम लोग क्या करना है, बना लेना। फिगर ऑफ ट्रेकी देख लिए। अब इसका आगे का जो टॉपिक है देखते हैं हम लोग। पहला यहाँ फिगर ऑफ ट्रेकी के बाद, द ट्रेकियल ट्यूब आर द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब मीन्स ऑफ स्मूथ एक्सचेंज ऑफ गैस, और इसी के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होते हैं। बहुत स्लोली धीरे धीरे एकदम आराम से क्या करता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। दीज आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट, और ये केवल इंसेक्ट में ही पाए जाते हैं। द एयर इन द रोसेस टुवर्ड्स द ट्रेकियल ट्यूब एंड द डिफ्यूज इनटू द डिफरेंट बॉडी टिश्यूज एंड सेल्स। तो बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब से कॉकरोच का क्या होता है, डिफरेंट बॉडी टिश्यूज एंड सेल्स। द ट्रेकिया इज देन सबडिवाइडेड इनटू द थिनर ट्यूब इज कॉल्ड ट्रेकियोल्स, ठीक है। ट्रेकियोल्स, ठीक है। ट्रेकी इज देन द सबडिविडेड इनटू द थिनर, तो वो भी विभिन्न सब डिविडेंट के रूप में ये कर जाते हैं, बट जाते हैं। थिनर ट्यूब कॉल्ड ट्रेकियोल्स, ठीक है। ट्रेकियोल्स कंटेंट्स ए नेटवर्क फ्लूइड व्हिच फ्लो थ्रू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। ट्रेकियल contain a network fluid which flow throughout the body of insect. The air rich in carbon dioxide
rushes toward the tracheal tube and the finally exhale out through the स्पायरिकल। तो जिसके जैसे अब स्टेप बाय स्टेप दिखे उस तरह से हम लोग देखें किस तरह से कॉकरोच के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। कहाँ से कहाँ जाता है, ट्रेकियल ट्यूब, स्पायरिकल ट्यूब में जाता है, वहाँ पर ट्रेकिया रहता है, ट्रेकियो फिर से डिफरेंट स्मॉल जो सबडिटेंट ट्रेकियल में बढ़ जाते हैं, उसके द्वारा वहाँ जो हम लोग का रेस्पिरेशन कंप्लीट हो मतलब जानते हैं कि हो गया। उसके बाद कि जैसे जैसे वहाँ पर एयर ये किया, उसके बाद आराम से रीच एयर कार्बन डाइऑक्साइड रोसेस टुवर्ड द ट्रेकियल ट्यूब, और ट्रेकियल ट्यूब के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाते हैं, और इसी तरह से थ्रू द स्पायरिकल के माध्यम से ट्रेकियल ट्यूब, उसके बाद फिर स्पायरिकल के माध्यम से CO2 निकल जाते हैं। इस तरह का जो कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहता है वो है रेस्पिरेशन ऑफ कॉकरोच। तो जितने भी हम लोग पॉइंट देखे इम्पोर्टेंस के रूप में, ये सभी पॉइंट देखो, ये एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखो स्पायरिकल और ये ट्रेकी, और इसमें से डिविडेंट के रूप में छोटे छोटे डिवाइड करते हैं, और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है उसके बाद क्या होता है, एकदम आराम से CO2 निकल जाते हैं स्पायरिकल होते हुए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म जिसको हम लोग केचुआ बोलते हैं, उसी के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म, ये हम लोग का 2 नंबर। अर्थवर्म इज रेडिश ब्राउन, तो हम लोग देखे होंगे अर्थवर्म का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन, एंड टेरेस्ट्रियल इनवर्टेब्रेट डज नॉट हैव ए बैकबोन। ठीक है, इनवर्टेब्रेट समझ रहे हो ना। अर्थवर्म इज ए रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इन्वर्टेड। ठीक है, केचुआ एक रेडिश ब्राउन कलर का टेरेस्ट्रियल इनवर्टेब्रेट यानी जिसका बैकबोन नहीं होता है, उसको हम लोग वर्टेब्रेट उसको बोलते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म का बैकबोन होता है उसे हम लोग वर्टेब्रेट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन का होता है, जितने सारे बहुत सारे काऊ का होता है, एलिफेंट का होता है, हॉर्स का होता है, ये सब बड़े बड़े एनिमल हम लोग जिसका वर्टेब्रेट जिसका बैकबोन होता है उसको हम लोग वर्टेब्रेट एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन जिसका रीढ़ का हड्डी यानी बैकबोन नहीं होता है उसको हम लोग इनवर्टेब्रेट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हम लोग देखे होंगे इसको, अर्थवर्म को रेडिश ब्राउन कलर रहता है, टेरेस्ट्रियल भी है, और इनवर्टेब्रेट जिसका अर्थ होता है इट डज नॉट हैव ए बैकबोन, इसमें क्या नहीं पाया जाता है, बैकबोन नहीं होता है। ठीक है, दे आर फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ द सॉयल, और ये सॉयल के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं, एंड इम्प्रूव द सॉयल फर्टिलिटी, और इसी के द्वारा सॉयल फर्टिलिटी बढ़ जाते हैं यानी मिट्टी की उपजाऊ बढ़ जाती है। दे आर फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ द सॉयल, और ये कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी के ऊपरी लेयर में पाए जाते हैं, और ये किसका इम्प्रूव करते हैं, सॉयल फर्टिलिटी का, मिट्टी के उपजाऊ का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस तरह से अर्थवर्म होते हैं। इट फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट इन द सॉयल, और इसका भोजन के रूप में क्या लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट इन द सॉयल। तो जितने भी मरे हुए एनिमल, सड़े गले जो पृथ्वी में या तो मिट्टी में जो गल जाते हैं उसको वो डेड मैटर को क्या करते हैं, वो डिकेइंग डेड मैटर प्रेजेंट इन द सॉयल, जो भी सॉयल में डेड मैटर रहते हैं उसको वो फीड मतलब भोजन के रूप में लेते हैं। देखो they do not have any specialized respiratory system, इसका कोई देखो do not any specialized respiratory system but they respire through their moist and slimy skin due to the moisture present in the soil and the mucus present in the body। तो इसका कोई विशेष स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, परंतु बोल रहा है दे रेस्पिरेट थ्रू देयर मॉइस्ट, और ये जहाँ पर नमी होते हैं उसी जगह पर ये जहाँ पर नमी होता है, और स्लिमी स्किन होने के कारण जहाँ पर मॉइस्ट होता है यानी नमी होती है उसी जगह पर मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सॉयल, जिस मिट्टी में नमी रहता है उसी जगह पर यहाँ पर मॉस्कस और फर्टिलिटी वाले मिट्टी में ही ये पाए जाते हैं। ठीक है, आप देखो इट पिकअप ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर प्रेजेंट इन द सॉयल यूजिंग द हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, तो
इट पिक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर प्रेजेंट, ठीक है। तो जो भी वाटर प्रेजेंट में यानी वाटर में जो ऑक्सीजन रहते हैं, ठीक है, यानी वाटर में ऑक्सीजन है, जिस मिट्टी में ये रहते हैं, जहाँ की मिट्टी नमी रहती है, वहाँ की मिट्टी पानी से भीगा हुआ होने के कारण वहाँ कुछ न कुछ वाटर मिक्सेस होते हैं, और वाटर के कारण जो मिट्टी गीली रहती है, उस गीली मिट्टी में जो भी वाटर रहते हैं उसके ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, पिकअप करते हैं, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट द ब्लड ऑफ अर्थवर्म में जाके अपना रेस्पिरेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि सूखा ज़मीन में इसीलिए अर्थवर्म नहीं रहता है क्योंकि उसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होता है। तो नमी में वाटर के कारण जो भी मिट्टी नमी होती है, तो वहाँ पर जो वाटर होते हैं नमी में, उसी ऑक्सीजन को वो पिकअप करके अपना रेस्पिरेशन करते हैं। वही चीज़ देखो, इट पिकअप द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, जो पानी सॉइल में रहता है, ठीक है, उसी पानी का ऑक्सीजन को वो पिकअप करके अपना रेस्पिरेशन का काम पूरा करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द सॉइल टू वेट, और बरसात के दिनों में क्या होता है, सॉइल गीला होते हैं। द क्रिएट द प्रॉब्लम इन द रेस्पिरेशन ऑफ द अर्थवर्म, तो उस समय क्या होता है, रेस्पिरेशन करने में अर्थवर्म का प्रॉब्लम होता है। हैंस दे कम आउट द सरफेस एंड रेस्पायर कंफर्टेबली, ठीक है। तो उस दौरान तुम लोग देखोगे बरसात के दिनों में हम लोग अर्थवर्मों को क्या करते हैं, देखने मिलता है, क्योंकि जब पानी ज़्यादा हो जाता है ना, जिसके कारण उसको डायरेक्ट पानी से जो ऑक्सीजन उसको मिलता है वो ज़्यादा होने के कारण उसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लगता है, तो वो क्या करते हैं, मिट्टी से बाहर निकल जाते हैं और वो खुली आसमान में जैसे सरफेस ऑफ द ग्राउंड में चलते रहते हैं, क्योंकि ऊपर का पानी उसको कम ये करता है, क्योंकि अंदर होने के कारण उसके रेस्पिरेशन में वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिस कारण वो ज़मीन के बाहर निकल जाते हैं। जबकि आज के दिन हम लोग अर्थवर्म को बाहर नहीं देखते हैं, क्योंकि अंदर में जो भी मॉइस्ट होता है, उसी मॉइस्ट मतलब वो वाटर से वो ऑक्सीजन को लेके अपना रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन बरसात के दिनों में ज़्यादा वेट होने के कारण, ज़्यादा गीला होने के कारण उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो वो ज़मीन से निकल जाते हैं, बाहर घूमने लगते हैं, और वो सरफेस में चलते हुए अपना रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। द मॉइस्ट एंड स्लिमी मेक इट इजी फॉर द गैस पासेस थ्रू एंड इट गेट इनटू द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म। द मॉइस्ट एंड स्लिमी, ठीक है, and slimy makes the easy for the gas to passes through and it get into the body of earthworm. अब देखो रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग के रेस्पिरेशन के बारे में आप हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर 3 में, ठीक है। रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, देखो फ्रॉग आर शॉर्ट बॉडी टेल्स एम्फीबियन, ठीक है। क्या है, फ्रॉग आर शॉर्ट बॉडी टेललेस एम्फीबियन, ठीक है। क्या है, पहला पॉइंट में क्या लिखना है, फ्रॉग आर शॉर्ट बॉडी टेललेस एम्फीबियन है। ये एम्फीबियन तो है लेकिन पूंछ नहीं है। दे आर कार्निवोरस, ये क्या है, कार्निवोरस। फ्रॉग इज ए कार्निवोरस, ठीक है। अब देखो फ्रॉग का फिगर बना लेना है। ये देखो फ्रॉग का नॉस्ट्रिल, माउथ कैविटी, लंग्स इनसाइड है, उसका स्लिमी स्किन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। दे हैव डुअल सिस्टम द हेल्प देम टू ब्रेथ, ये दोनों तरह से ये पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं और पानी के बाहर भी ये सांस ले सकते हैं। दे हैव डुअल सिस्टम दैट हेल्प देम टू ब्रेथ, सांस लेने का इसको डुअल सिस्टम है। दे हैव ए पेयर ऑफ लंग्स, इसका क्या है, एक पेयर लंग्स हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, मानव का जिस तरह से 2 गो लंग्स होते हैं उसी तरह फ्रॉग का भी 2 गो लंग्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखो ये वाला पॉइंट, ऑन द अदर हैंड दे कैन ब्रेथ थ्रू देयर मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन एज वेल, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड दे कैन ब्रेथ, दूसरा हैंड में कैसे ब्रेथ लेते हैं, दे एयर थ्रू देयर मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन एज वेल, ठीक है। तो स्लिमी स्किन होने के कारण ये स्किन से भी अपना ब्रीथिंग सिस्टम इसका होता है
और नॉस्ट्रिल से भी होता है, लंग्स भी, जैसे हम लोग का ह्यूमन का जिस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है उसी तरह से उसका भी करता है, लेकिन इसका स्किन स्लिमिंग होने के कारण इसमें भी इसका क्या होता है, रेस्पिरेशन, यानी वो इसके थ्रू भी ब्रेथ सांस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हेन देयर स्किन इज मॉइस्ट और व्हेन स्किन इज मॉइस्ट, व्हेन दे आर इन वाटर दे ब्रेथ थ्रू देयर थिन एंड मेम्ब्रेनस स्किन व्हिच इज प्रीमिबल द बोथ वाटर एंड गैसेस। ठीक है, तो जितने भी तरह का हम लोग देखते हैं, द स्किन इज मॉइस्ट व्हेन दे आर द स्किन इज मॉइस्ट, स्किन में जो भी मॉइस्ट रहती है, नमी टाइप का होता है, दे आर इन द वाटर दे ब्रेथ थ्रू देयर थिन एंड मेम्ब्रेनस स्किन व्हिच इज प्रीमिबल बोथ वाटर एंड गैसेस। व्हेन दे आर ऑन लैंड, जब वो ज़मीन में होते हैं, जब वो पानी में रहते हैं तो उस तरह से, व्हेन दे आर ऑन लैंड दे टेक एयर इनटू द लंग्स बाय द पुशिंग फ्रॉम देयर माउथ एंड देयर नॉस्ट्रिल क्लोज। ठीक है, तो जब वो ज़मीन में रहते हैं तो हम लोग जिस तरह से सांस लेते हैं, जिस तरह से हम लोग ब्रीथिंग सिस्टम हम लोग का काम करता है नॉस्ट्रिल के द्वारा, उसी तरह से इसका भी नॉस्ट्रिल के द्वारा सांस लेते हैं। जबकि पानी के अंदर रहते हैं, जब इसका स्किन गीला रहता है तो इसका स्किन के द्वारा भी गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसके द्वारा भी इसका ब्रीथिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है वो है रेस्पिरेशन इन फिश। ठीक है, रेस्पिरेशन इन फिश। तो ये जो चौथा पॉइंट रेस्पिरेशन इन फिश, ये हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है।